Yes. So two forces F1 and F2 act on a point mass into mutually perpendicular direction. तो हमारे पास एक पॉइंट मास है, मान लो ये पॉइंट मास है, इस पे एक वेक्टर F1 है और दूसरा वेक्टर F2 है, दोनों एक साथ एक्ट हो रहे हैं, राइट, इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. मतलब एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. इतना ही पता होना चाहिए. रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी, इफ यू रिमेंबर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था Fr इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपको तो Fr नहीं बट you have derived in that way, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. आपने ऐसा सीखा हुआ है. वो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. हमारे इस केस में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ थीटा, राइट, क्योंकि दो वेक्टर्स f1 f2 दिए हैं और cos थीटा cos ऑफ 90 ये 0 होता है. तो बट व्हाट वी नो इज cos 90 इज 0, तो हमें सीधा सीधा मिल जाएगा Fr रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जस्ट इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 0 because cos 90 is 0. So resultant force acting on that particle is, just a minute, yeah, is under root of f1 square plus f2 square. तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, राइट. तो समटाइम्स अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बट समटाइम्स मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ. समटाइम्स होता क्या है कि f1 और f2 इक्वल होते हैं. तो लेट अस टेक एक्स्ट्रा हियर. अगर f1 और f2 इक्वल हुए, लेट अस से f, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी सिंपली 2 टाइम्स ऑफ f1 स्क्वायर, बिकॉज f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ f1. ये बहुत काम में आएगा आपको जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा. और जस्ट टू टेल यू, मैं बहुत बेसिक लेवल तक नहीं रखता हूँ क्योंकि JEE डिमांड्स क्वेश्चन एट अ हायर लेवल. तो अगर आपको ये चीज़ें याद है, जैसे रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f, अगर ये आपको याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन ओरली सॉल्व करवा पाऊंगा मैं आपको. तो you need to know such things. Okay, let's move to next question. Question number 12. Three vectors a bar 3i cap minus 2j cap plus k cap, b bar I cap minus 3j cap plus 5k cap and c bar 2 1 and minus 4 फॉर्म. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं या फिर ट्रायंगल बनाते ही नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो सबसे पहले इन दिस केस हम लोग एक जनरल ट्रायंगल ले लेते हैं. वी डोंट नो इफ इट इज आइसोसेलेस और इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल. मैं जस्ट ले रहा हूँ. तो ये हो गया ए साइड, ये हो गया बी साइड, ये हो गया सी वर्टेक्स, बेसिकली ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स. तो सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज ए बी बार, वी कैन फाइंड आउट ए बी बार. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना बिकॉज समटाइम्स पीपल क्रिएट कंफ्यूजन्स हियर. ओके, कंफ्यूजन होता है बहुत बार, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली. तो मैं अगर ए बी बार निकालता हूँ तो यू शुड नो ए बी बार इज व्हाट, इट इज बी बार माइनस ए बार. तो b bar is I cap minus 3j cap plus 5k cap minus a bar is 3i cap minus 2j cap plus k cap. फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको. I minus 3i is 2i
-3 minus plus 2j is minus j cap, 5k cap minus this is plus 4k cap. फिर मुझे ए बी साइड का लेंथ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट -1 स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट 4 स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 + 1 + 16, 4 + 1 is 5 + 16 is root of 21, राइट। सिमिलरली मैं बी सी बार निकाल सकता हूँ विच इज सी बार माइनस बी बार विच इज इक्वल टू सी बार आपके पास है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप माइनस बी बार आपके पास है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऑलराइट। तो 2 - 1 is 1, j minus of minus is +4, -4 plus -5, -4 -5 ये बताना चाहिए, ओके। -4 -5 बताना चाहिए आपको, दैट इज -9. आई एम डूइंग सर्टन थिंग्स इंटेंशनली हियर, बाद में मैं करेक्ट करने वाला हूँ। मैं कुछ चीज़ें इंटेंशनली यहाँ पे गलत करने वाला हूँ, फिर करेक्ट करने वाला हूँ, जस्ट टू टेल यू कि कहाँ गलती होती है, कहाँ पे हमको गलती नहीं करनी है, कहाँ पे हमको ट्रिक्स यूज करने हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं अभी, ये तो बी सी बार हो गया, इसका मैंने मॉड नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, मॉड तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर एंड दिस इज लाइक सी बार जे माइनस ऑफ माइनस मतलब +4 4 का स्क्वायर और माइनस मतलब प्लस विथ -9 का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 16 प्लस 9 स्क्वायर 81, so 81 plus 1 82 plus 16 98, and similarly you can take ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ए सी साइड ले सकते हो आप, ए सी बार एस सी बार माइनस ए बार, ऑफिस में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट वांट टू राइट मैग्नीट्यूड, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज ए सी बार। तो ये हो गया आपका सी बार माइनस ए बार, बस सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 3 गए -1 बचा, जे माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस 3 बचेगा, -4 माइनस के -5 बचेगा यहाँ पे, 2 - 3 is -1, j minus of minus is +3 and -4 minus is -5, right? That's correct. AC बार का मैग्नीट्यूड, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, एक चीज समझ में आ गई हमको, ए बी बार का मैग्नीट्यूड 21 आया और बी सी का 98 आया, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है ये, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ सेम होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो ये मुझे मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ 1 + 9 + 25, so that is going to be under root of 35, okay, right? So what we can say from this, हम लोग इस क्वेश्चन से, ये जो हमको साइड्स की वैल्यू मिली है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कि ट्रायंगल है ही नहीं, इक्विलैटरल तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया क्योंकि 3 साइड्स अलग अलग है इसलिए, राइट, ओके। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि कहाँ पे गलती होती है और मैं इंटेंशनली गलत कर रहा हूँ। देखो, वी नॉर्मली गेट कैरिड आउट इन नोटेशंस। इन्होंने बोला है 3 वेक्टर्स a bar इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, b bar इक्वल टू समथिंग एंड c bar इक्वल टू समथिंग फॉर्म। मतलब सबसे पहली गलती दैट वी मेक इज, ये a बार b बार और c बार ये वर्टेक्स है ही नहीं। मतलब व्हाट वी वर डूइंग रॉन्ग इज, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि कैपिटल A बार ये A का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कैपिटल B बार ये B का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड कैपिटल C बार ये C का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम लोग इसलिए A B बार को क्या लिख रहे थे, B बार माइनस A बार, B C बार को क्या लिख रहे थे, C बार माइनस B बार,
राइट। तो ये सबसे पहली गलती थी हम लोगों की। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फर्स्ट वे की गलती कहाँ नहीं करनी। ओके, तो लेट्स रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स, कहाँ हम लोगों ने गलती की उसको करेक्ट कर देते हैं। सो दिस ऑल इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि कैसे करेंगे इसको। तो यस, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना इज द फर्स्ट थिंग। ए बार मतलब आपको सीधा सीधा ट्राइंगल का एक साइड बताया है, बी बार ये आपको ट्राइंगल का दूसरा साइड बताया है, और सी बार ये आपको ट्राइंगल का तीसरा साइड बताया है। मतलब डायरेक्टली ए बार, कैपिटल ए बार इज लेंथ ऑफ वन साइड। मैग्नीट्यूड अगर आप लोगे ए बार का, इफ यू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार यू विल गेट लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए बार का एक्स कंपोनेंट मतलब 9 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 81 प्लस 4 प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 86 अंडर रूट ऑफ 86। बी बार इज another side of a triangle and उसका लेंथ मॉड ऑफ बी बार विल बी x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। c बार विल बी अगेन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये सॉल्व करो। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 10 और 8, 5 स्क्वायर में 25, 35 आ गया। 4 प्लस 1 प्लस 16, 21 आ गया, राइट। यही हमारे कोऑर्डिनेट्स पिछले इसमें भी आए थे, करेक्ट। बट वो लाइक लंबा रास्ता था, हमको लंबा रास्ता नहीं चाहिए, हमको शॉर्टकट रास्ता चाहिए। अगर याद होगा तो जो मैंने डिलीट किया एग्जैक्टली ये नंबर्स थे। तो दैट इज फर्स्ट मिस्टेक दैट वी मेक। वर्टेक्स, वर्टेक्स ये ए बार बी बार सी बार वर्टेक्स ले लो या साइड ले लो, आंसर सेम आता है। तो जहाँ पे टाइम बचता है वहाँ बचाओ। फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरा, you can see, you can literally see कि whether it makes a right angle triangle or not, correct। तो कैसे करते हो, you should get one side square equal to another side square plus the third side square, पाइथागोरस थ्योरम मानना चाहिए। ये एक मेथड है। मेथड नंबर 2, how can you prove it is a right angle triangle or not। ऐसा मान लेते हैं BC बार में जो एंगल है वो है A, राइट, मान लेते हैं। C और A बार में जो एंगल है वो है B, और A और B बार में जो एंगल है वो है C। तो कैन वी फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस थ्री साइड्स। कैसे फाइंड करते हो एंगल? आप क्या करते हो, अगर आप A बार डॉट B बार ले रहे हो, A बार डॉट B बार ले रहे हो, तो व्हाट यू डू इज AB cos of angle between A and B, A bar dot B bar, and cos of angle between AB is C, so cos C. So cos C will be equal to A bar dot B bar upon AB. A bar dot B bar आपको कंपोनेंट वाइज पता है, AX BX plus AY BY plus AZ BZ upon magnitude of A and into magnitude of C, right? तो mod of magnitude of A magnitude of C, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, you already have these things, correct? ओके, तो ऐसा ही आपको एंगल निकालना है cos B, ऐसा ही आपको एंगल निकालना है cos A, करेक्ट, राइट। इसमें से अगर एक एंगल 0 आ गया, 0 मतलब एंगल नहीं, cos की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, अगर एक 0 आ जाता है तो what you can say is when cos is 0, suppose cos भी 0 आ गया, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। अगर cos भी 0 आ गया मतलब क्या, B is 90 डिग्री, मगर तीनों में से एक एंगल 90 आ गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो दो मेथड्स आप यूज कर सकते हो. You can use two methods. You can use two methods. One is, as I'm telling you, one method is, yes, stop raising hand. मुझे पता है, I know. Please stop raising hand. I'm just telling you कि क्या करना है. I'll give you permission to raise hands. Okay. Right. So what you have to do is, there are two things that you can do. एक, in terms of angle, एक एंगल 90 आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, या इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक दिस, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रूव कर सके आप, देन यू कैन से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट. तो यू हैव टू वर्क आउट इन दैट वे. Unless I give you permissions to chat, तब तक कुछ नहीं करना. आई नो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, मुझे पता है, राइट, बट ये नॉर्मल गलती होती है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है कैलकुलेशंस करने का, देन यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. ओके, तो ये दिस इज ऑलरेडी व्हाट आई नो. तो ये जो है ओरली क्वेश्चन कैसे होता है अब समझो. इफ यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स व्हाइल कैलकुलेटिंग, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 प्लस 1, तो दिस इज 14, करेक्ट. अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जाऊं तो ए साइड जो है, राइट, और ए का स्क्वायर प्लस बी का बी सी का स्क्वायर आपको मिलेगा बी का स्क्वायर. सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज बी स्क्वायर. मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मेथड नंबर 1. तो यहाँ पे हमारा मेथड 1 खत्म हुआ था. वी कैन सी दैट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये हो गया मेथड 1 खत्म. दूसरा, अगर ये गलती नहीं करते तो यू कैन एक्चुअली गेट cos ऑफ b एज 0, मतलब b इज इक्वल टू 90 डिग्री. करके देखना, यू कैन डू इट, इजी है. व्हाट इज cos b मैंने ऑलरेडी बताया, चाहिए तो कर देता हूं मैं एक बार. सो इफ यू वांट यू कैन प्रूव. हाउ डू यू फाइंड आउट cos b? मैंने ऑलरेडी बताया cos b कैसे फाइंड करोगे आप. cos b मतलब a बार और c बार का डॉट प्रोडक्ट. सो इफ आई स्क्रैच दिस आउट हियर and if I just take a bar dot c bar, that will be ac cos of b. So cos of b will be a bar dot c bar upon ac, right? A bar dot c bar is ax cx plus ay cy plus az cz upon a का magnitude c का magnitude. You can prove that it is 0. आना चाहिए. करके देखते हैं. एक साइड एक एंगल तो आपका आएगा ही आएगा. सो ax cx, so ax cx, ax is 3, cx is 2, plus ay cy, ay is minus 2 and cy is plus 1, plus az cz, az cz, az is plus 1 and cz is minus 4. 6 minus 2 minus 4 0. तो ये आ गया आपका cos b 0, मतलब b is 90 डिग्री. तो दो मेथड हो गए. इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. बाय द वे इट वाज इम्पॉर्टेंट. सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री शो करके होगा ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा. बट दिस आर टू अल्टरनेट वेज. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में इट इज अ ट्राइंगल. नॉर्मली बोल रहा हूँ, तो ये ऑप्शन नॉर्मली होता नहीं है, करेक्ट. और इक्विलैटरल नहीं है तो समझ में आ गया. क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम नहीं है. आइसोसेलेस ये भी समझ में आ गया. क्यों? क्योंकि अगेन कम से कम दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, मेथड 2 डोंट गो फॉर इट. सिर्फ मेथड 1 बहुत सिंपल है. ओरली है. ओरली क्यों है मैंने बताया. 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 14. मतलब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये प्रूव कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम ओरली. What I am doing is, I am, instead of finding mod of a, that is under root of 3 square plus minus of 2 square plus 1 square, instead of finding this, मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ. एंड देन
माई वर्क इज लेस, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्क्वायर्स में बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. गुड, राइट. सो ऑप्शन नंबर सी है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है. दैट इज व्हाट यू शुड नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of two forces acting at a point is 16 न्यूटन. तो मैं मान लेता हूँ कि F1 एक फोर्स है, F2 एक फोर्स है, इन दोनों का सम जो है that is 16 न्यूटन. If the resultant force is 8 न्यूटन, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा FR ये 8 न्यूटन है. यहाँ पे भी पहली गलती क्या होती है? पहली गलती ये होती है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसे मोड में होते हैं कि रिजल्टेंट FR इज F1 प्लस F2. ये गलत है. ये गलत क्यों है? इट इज ओनली ट्रू व्हेन F1 एंड F2 बोथ आर अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन. तो ये गलती नहीं करना. ओके, गुड. तो नॉर्मली ऐसा होता है, आई हैव सीन. वैसे भी आंसर आपका मैच नहीं होगा अगर आपने ये गलती की तो. रिजल्टेंट 8 न्यूटन है. वी डोंट नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस. विदाउट नोइंग एंगल आप लोग डायरेक्टली FR रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 नहीं लिख सकते हो. दैट इज व्हाट यू शुड नो, राइट. फर्स्ट थिंग, रिजल्टेंट दिया है FR और आपको F1 प्लस F2 दिया है 16, एंड देन आगे बोला है इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स देन द फोर्सेस आर. मतलब क्या? मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, राइट, दो फोर्सेस है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, करेक्ट. तो ऐसा अगर मान लेता हूँ कि F1 छोटा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट अज्यूमिंग इट. तो रिजल्टेंट जो है वो F1 को परपेंडिकुलर है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. रिजल्टेंट, लेट अस से दिस इज रिजल्टेंट मान लो, या फिर ये F2 मान लो, जो भी है. तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस इज रिजल्टेंट FR. इट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, मिनिमम फोर्स. तो ये आ गया आपका F2. Question: the sum of two forces is 16 Newton. F1 plus F2 is 16. If the resultant FR is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum of two forces. मैंने मान लिया कि F1 is minimum, मतलब F1 is smaller than F2. तो resultant force जो है वो F1 को perpendicular है. मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे. This is method 1 जब मैं ट्रिक बताऊंगा, और एक नॉर्मल मेथड है वो भी है, वो देखेंगे. Then the two forces are what? देखो, ऐसी बात है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो, मैंने डायग्राम इसलिए ड्रॉ की थी कि आप लोगों को देखते ही समझना चाहिए था कि 6 और 8, 6 and 10 न्यूटन विल बी द आंसर. व्हाई? अगर मैं लेट F1 इज द मिनिमम फोर्स मान लिया मैंने, बराबर, और F1 को परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, मतलब सिंपल था, मतलब F2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस FR स्क्वायर, राइट. ओके, ये कब पॉसिबल होगा? ओनली फॉर 6 and 10 न्यूटन, राइट. इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू कैन. क्यों? क्योंकि अब ऐसा है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? FR स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, मतलब FR स्क्वायर इज F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1. रिजल्टेंट 8 न्यूटन बोला है, मतलब 64 हो गया. F2 माइनस F1 पता नहीं, F1 प्लस F2 16 बोला है हमको, 16, मतलब ये हो गया 4. मतलब आपको मिल गया F2 माइनस F1 एज 4, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1. एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा, राइट. So just solving these two, you just have to solve these two. You should get F1 as 6 Newton and F2 as 10 Newton by solving, okay, by solving 1 and 2, right. Normally जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप यूज करते हो उसमें ये मेथड नहीं दिया होता. ये आपको समझना था, खुद को करना था. नॉर्मली क्या बोला होता है? नॉर्मली ऐसा है, अगर आपको याद होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
अगर ये फोर्स F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, इन दोनों में एंगल थीटा है, इन दोनों में एंगल थीटा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। F1 और F2 में अगर एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट है अलॉन्ग द डायगोनल FR, तो F1 के साथ FR का जो एंगल बनेगा वो होता है अल्फा, राइट। Just let me slightly modify this diagram. Something like this. ये FR है आपका, और अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, डायग्राम रॉन्ग हो रही है, इट्स ओके, लेट इट बी, आई एम नॉट वरीड अबाउट डायग्राम्स हियर। तो ये जो एंगल होता है अल्फा, ये आप जब फाइंड करते हो tan अल्फा, तो ये आता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 साइन थीटा, ऐसा कुछ आता है। आई विल लीव दिस फॉर यू टू अप्लाई दिस वे। तो मेथड 2 जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि F1 प्लस F2 16 न्यूटन दिया है, राइट, करेक्ट। हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। जब तक मुझे ये थीटा नहीं मिलता, नीचे नीचे कॉस आता है यहाँ पे, जब तक मुझे कॉस की वैल्यू नहीं मिलती तब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मैं वापस बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल थिंग्स अगेन एंड अगेन। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड कॉस थीटा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब मेथड 2 में प्रैक्टिकली आप करते क्या हो, मेथड 2 में आप जो बेसिक्स है आपका, जो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरी से सीखा है, वो एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू F1 वेक्टर वो फाइंड करते हो। यू कैन डू इट, कैसे कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अल्फा इज 90 डिग्री बोला ही है यहाँ पे, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, और मिनिमम मैंने F1 मान के रखा है tan 90। you should know what is tan 90 basically, okay, और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। so what this is like tan of 90 degree, right, tan 90 is infinity, मतलब sin 90 upon cos 90, करेक्ट। इसका मतलब ये होता है, यहाँ से आगे इसका मतलब ये होता है कि F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा is 1/0, क्योंकि tan 90 sin 90 upon cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, right, good, correct। what does that mean, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि F1 प्लस F2 cos थीटा is 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि cos थीटा is माइनस F1 अपॉन F2। तो अब therefore FR का स्क्वायर ही कर लेता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ हट जाएगा, ठीक है, मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा इज माइनस F1 अपॉन F2, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, FR स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F2 कैंसिल हुआ, माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 स्क्वायर, मतलब आपके पास FR क्या बचा, आपके पास FR बचा F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, बराबर। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने भी तो वही किया ना, शॉर्टकट मेथड। अब आपको ये सोचना है कि आप जो नॉर्मल चीजें सीखते हो, थ्योरी सीखते हो, वैसा इन नंबर ऑफ स्टेप्स 1, लेट अस डिस्कार्ड दिस, 2 3 4 5 6 7 स्टेप के बाद वहां पे आना है
या आपको सिर्फ लॉजिकली सोच के आना है, वो आपके ऊपर है। तो मैं मेथड नंबर 2 सजेस्ट नहीं करता हूँ। रीजनिंग का पावर अगर आप में है तो you can directly solve this question, so it becomes an oral question for you if you can answer this by reasoning. Okay, just a minute. You just have to do this thing, that's it. this thing मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, इतना ही करो। F1 को मिनिमम मान लो या F2 को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को तो मानना पड़ेगा आपको। F1 को मिनिमम मान लो आप, तो F1 को परपेंडिकुलर रिजल्टेंट होगा, मतलब F2 आपका हो गया डायगोनल। डायगोनल कैसे आया? अगर Fr को रिजल्टेंट होना है, दिस इज F1 फोर्स, और Fr जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो F1 को परपेंडिकुलर है। ये कब होगा? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है आपको कि F2 शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ F1 एंड एंड हियर। तो हमको तो डायग्राम से ही समझ में आ गया ना सिनारियो कि F2 क्या है, हाइपोटेन्यूस है F4 और F1 का, तो डायरेक्टली आ गए हम इस स्टेप पे, राइट। तो अगर आप नॉर्मल फॉर्मूलाज यूज करोगे, वो जो आपने सीखा है वो भी आपको वही आंसर देगा विथ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ P bar and Q bar is perpendicular to P bar. What is the angle between P and Q? अभी किया हमने, अभी किया, अभी कैसे किया हमने, मैंने तो बताया ना आपको वो tan अल्फा का। तो मैं बता देता हूँ वापस से एक बार। रिजल्टेंट ऑफ P bar and Q bar, ये अगर P bar है, ये अगर Q bar है, ये हम लोग, मैं जनरल बता रहा हूँ पहले, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट जनरल थिंग। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर बार मान लेते हैं। आर बार और पी बार में एंगल हम लोग नॉर्मली अल्फा लेते हैं, पी और क्यू में हम लोग एंगल थीटा लेते हैं नॉर्मली। ओके, गुड। फिर आपको याद होगा हम लोगों ने ये एक्सटेंड किया था लाइन, इसको कुछ पॉइंट बोल दिया था डी, सम पॉइंट आई डोंट नो, ओ ए सी, ऐसा कुछ नाम दिए थे, विच आई डोंट केयर रियली, नेम्स का हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है, राइट। क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा और कल स्टेट बोर्ड के रिवीजन में ये होने ही वाला है। यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेक्टर्स, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। गुड। अब मैंने अभी बताया आपको, जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। बाय द वे, उन्होंने क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ P bar एंड Q bar इज परपेंडिकुलर टू P bar, मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अल्फा इज 90, क्योंकि ये डायग्राम देखोगे अगर आप, तो P बार को रिजल्टेंट जो है R बार वो परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, जो अभी हमने सॉल्व किया, विच मीन्स tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, एंड tan 90 इज साइन 90 अपॉन cos 90। मैंने इसलिए लास्ट क्वेश्चन में वो मेथड बता दिया था, सो दैट ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। cos इनवर्स ऑफ माइनस पी बाई क्यू, कैसे? इजी, Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा, इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी इज 1/0 बेसिकली, विच इम्प्लाइज that means P plus Q cos theta is 0. That means Q cos theta is minus P, right? Which means cos theta is minus P by Q. So which means angle between P bar and Q bar is cos inverse of minus P by Q. Option number B. Good. Right. तो ये हो गया सॉल्व, मतलब 13th और 14th they are not different question, they are one and the same questions, just put it in a different way. 15th, the maximum and minimum magnitude of resultant of two vectors are 17 and 7. Easy है, right? Let us say there are two vectors a bar and b bar are two vectors, two
वेक्टर्स। इन्होंने बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टू रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। हमको थ्योरी को अप्लाई करना है। मैक्सिमम कब होगा? जब ए और बी बार दोनों का डायरेक्शन सेम हो। सिंपल, राइट? करेक्ट। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, मतलब आर मैक्स रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन ए प्लस बी ऐसा आएगा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज गिवन टू बी 17 यूनिट्स। मिनिमम कब होगा? अगेन बाय लॉजिक, अगर ए बार और बी बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, करेक्ट, ए बार और बी बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आर मिनिमम आपको मिलेगा ए माइनस बी इक्वल टू 7 और b माइनस ए इक्वल टू 7। हमको पता नहीं कि कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा वेक्टर बड़ा है। इफ these two vectors are at right angles to each other, the magnitude of their resultant is, तो पहले along the same line थे, सेम डायरेक्शन थे, फिर अपोजिट डायरेक्शन हुआ। अगर ये दोनों वेक्टर्स अब अगर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि if they are perpendicular to each other, okay, so if perpendicular to each other, then हमको पता है r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। perpendicular मतलब cos theta is 90, मतलब r equal to under root of a square plus b square, right? So let r be the resultant when a and b are perpendicular, right? Therefore r is equal to under root of a square plus b square. Since cos theta is cos 90 and that is 0, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए, और a और b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ ऊपर दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों में से एक इक्वेशन नंबर 2 होगा। मैक्सिमम कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। मिनिमम कब? जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप लोग a माइनस बी करोगे या फिर b माइनस ए करोगे, दैट इज द ओनली थिंग। अगेन आई एम गिविंग यू few minutes to solve on your own and tell me the answer, right? So it is a pretty simple question. If you take r minimum as a minus b, r maximum as a plus b, तो बेसिकली आपको अज्यूम करना पड़ेगा एक चीज, लेट a बार is greater in magnitude than b bar, that's it, इतना ही करना है। फिर a माइनस बी 7 आ गया, a प्लस बी 7 आ गया, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो जब 1 प्लस 2 करोगे आप, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 17 और a माइनस बी इक्वल टू 7, इनको ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू 12 मिल जाएगा। a इक्वल टू 12 किसी भी दो में डाल दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, राइट? देयरफॉर b इक्वल टू 5, करेक्ट। जस्ट a की वैल्यू 12 डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, तो b 5 मिल जाएगा। Therefore r will be equal to under root of 12 square plus 5 square, that is 169, 144 plus 25, that is 13, option number D, right? तो ओरल क्वेश्चन था। कैसे ओरल था? ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ओरल थे। आई जस्ट क्विकली टेल यू हाउ दिस 5 क्वेश्चंस वर ओरल क्वेश्चंस। सो जस्ट अ मिनट। यस, तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए, 11th was oral question. Why oral question? Because क्वेश्चन में बोला क्या है, F1 and F2 are perpendicular to each other. Resultant आपको पता है under root of F1 square plus F2 square plus 2 times of F1 into F2 into cos theta. Theta is the angle between F1 and F2 and that is 90, so cos 90 is 0. So FR is under root F1 square plus F2 square. Simple. Oral. 12th question. 3 vectors A bar, B bar, C bar, तीनों का आपको दिया है ये
तीनों का दिस थ्री बेसिकली फॉर्म व्हाट, ऐसा पूछा है। तो व्हाट आई विल डू इज, अगर ए वेक्टर एक साइड है ट्राइंगल का, बी वेक्टर दूसरा साइड है और सी वेक्टर तीसरा साइड है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ओरली होता है अभी। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 41। बी क्या आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 दैट इज 35। सी क्या आएगा 4 प्लस 1 प्लस 16 21। तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास नंबर्स क्या है, नंबर्स है अंडर रूट ऑफ 14, अंडर रूट ऑफ 35, अंडर रूट ऑफ 21। ओरली हो रहा है आपके दिमाग में। अंडर रूट ऑफ 14, 35, 21। मैं जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 21 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, राइट? बराबर? नहीं बराबर, क्योंकि अंडर रूट है ये। तो अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर मतलब 14 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर मतलब 21। तो 14 प्लस 21 मतलब वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इज गिविंग अस थर्ड साइड। ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में होता है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओरली सॉल्व हो गया। ओरल 13 क्वेश्चन में हमने क्या देखा, the sum of two forces acting at a point is 16 न्यूटन, मतलब F1 plus F2 16 है। the resultant is 8 न्यूटन and its direction is perpendicular to the smaller one। तो FR रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन और ये दोनों में से छोटे वेक्टर को परपेंडिकुलर है। तो मैं पहले मान लूंगा कि F1 is the minimum vector, मतलब F1 is less than F2। so F1 and F2 and FR are perpendicular। तो ये आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए कि F1 और FR अगर परपेंडिकुलर है तो F2 जो होगा वो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब F2 square is going to be FR square plus F1 square। That means FR square is going to be F2 square minus F1 square। That means FR square is going to be F2 minus F1 into F2 plus F1, and F2 plus F1 is 16 और FR is 8। so 64 by 16 मतलब F2 minus F1 is what, 4। तो F2 plus F1 16 है, F2 minus F1 4 है, तो दोनों को ऐड कर दो, मिल गया आपको। F2 plus F1 16 है और F2 minus F1 4 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो F2 10 न्यूटन मिल गया। और 10 न्यूटन तो एक ही ऑप्शन में है ना, ए ऑप्शन में, राइट। 14 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं पी वेक्टर को परपेंडिकुलर है, उन्होंने बोला ही है वैसा, तो मुझे पता होना चाहिए कि tan अल्फा मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पी बार इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये फॉर्मूला नेक्स्ट सेशन में स्टेट बोर्ड के रिवीजन में, मतलब कल के क्लास में मैं लेने वाला हूँ, बट यू आर एट अ स्टेज जहां आपको पता होना चाहिए। तो tan alpha is 90 because tan 90 because alpha is 90 and that is not defined मतलब 1 upon 0, मतलब q sin theta upon p plus q cos theta is 1 by 0, मतलब p plus q cos theta is 0, मतलब cos theta is minus p by q, मतलब theta is cos inverse of minus p by q। 15 तो और भी ओरल है, a plus b is 17, a minus b is 7, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2a इक्वल टू 24, a इक्वल टू 12, ये इक्वल टू 12 किसी भी इक्वेशन में डाल दिया तो b इक्वल टू 5। तो रिजल्टेंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट रिजल्टेंट इज लाइक उन्होंने बताया है ये दोनों वेक्टर अगर राइट एंगल पे होंगे a एंड b, इफ दे हैव एंगल थीटा टू बी 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, मतलब 169 का रूट 13 आ जाएगा और खत्म हो गया, राइट।